वेलकम टू स्टडी क्लासेस। इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम लोग पहले चैप्टर संबंध फलन की चर्चा करेंगे। आज आपका जो इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी का सिलेबस है उसका जो पहला चैप्टर है संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन के पहले आप क्रमित युग्म पढ़ चुके हैं। 11th मैथमेटिक्स में आपने ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा है, क्रमित युग्म ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी को हम इस तरीके से लिखते हैं कि कार्तीय गुणनफल कहलाता है बी बिलोंगिंग टू बी। तो जो कार्तीय गुणनफल लिखा जाता है उसका कोई अवयव जो है वो क्रमित युग्म कहलाता है। और क्रमित युग्म जो है ए एंड बी, ये अगर कोई संबंध में बिलोंग करता है तो यहाँ पर किसी नियम के द्वारा ये परिभाषित होता है b बराबर a प्लस 1 या समथिंग कुछ भी। तो इस तरीके से जो यहाँ पर क्रमित युग्म लिखे जाते हैं वो a क्रॉस b कहलाते हैं, a क्रॉस b के अवयव कहलाते हैं, जिसमें पहला अवयव पहले सेट में और दूसरा अवयव दूसरे सेट में बिलोंग करता है। और इनके बीच जो संबंध है वो एक किसी नियम के द्वारा परिभाषित होता है और यही संबंध की परिभाषा हो जाती है। यानी अगर ए बी बिलोंगिंग टू आर है या ए बी बिलोंगिंग टू ए क्रॉस बी है तो बी और ए में कोई संबंध होगा, उस संबंध को हमको परिभाषित करना है कि वो संबंध क्या हो सकता है। आपको यहाँ संबंध पढ़ना है। तो संबंध क्या है? जैसे दो अवयव हैं, किसी परिवार के दो सदस्य हैं तो उनके बीच जो संबंध है, जो हमारे व्यवहारिक संबंध होते हैं, हम लोग एक दूसरे से किसी संबंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। गुरु का शिष्य से संबंध, भाई का भाई से संबंध, भाई का बहन से संबंध। ए बी अगर दो अवयव हैं तो यहाँ एक संबंध लिखा जा सकता है ए बी का भाई है। ए बी का भाई है इसका मतलब ये नहीं है कि बी भी ए का भाई है, बी ए की बहन भी हो सकती है। ए बी से बड़ा है इसका मतलब है कि बी ए से छोटा है। यहाँ हमने लिखा है बी ग्रेटर देन ए, तो क्या ए ग्रेटर देन बी? नहीं, ए लेस देन बी। तो ये संबंध है। तो इस तरीके से क्रमित युग्म के जो कार्तीय गुणनफल के क्रमित युग्म होते हैं, उन क्रमित युग्मों के दोनों अवयवों के बीच एक निश्चित नियम के द्वारा परिभाषित, यानी एक नियम परिभाषित होता है, उसी नियम को हम संबंध कह सकते हैं। और इस प्रकार से जो संबंध है वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, रिक्त संबंध या तमाम तरीके के हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमको पढ़ना है वो तीन मुख्य रूप से पढ़ने हैं और उन तीनों के साथ जुड़कर आएगा तुल्यता संबंध। अगर हम संबंध की बात कर रहे हैं तो हमको स्वतुल्य, सममित और संक्रमक संबंध पढ़ना है। यहाँ स्वतुल्य, सममित और संक्रमक संबंध क्या होते हैं, इनकी चर्चा अगर हम करें तो स्वतुल्य संबंध क्या है? यदि ए बिलोंगिंग टू यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये तीन संबंध हमको पढ़ने हैं, स्वतुल्य, सममित और संक्रमक। अब स्वतुल्य संबंध क्या है? स्वतुल्य का मतलब हुआ उसका उसी से संबंध। यानी अगर कोई अवयव ए है बिलोंगिंग टू सेट ए, देन ए बिलोंगिंग टू आर, किसी का उसी से संबंध जो होता है वो स्वतुल्य संबंध कहलाता है। और मतलब ये हुआ कि ए बिलोंगिंग टू आर फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू ए। सममित संबंध क्या है? अगर ए बिलोंगिंग टू ए एंड बी बिलोंगिंग टू बी लिखा हुआ है तो ए बी बिलोंगिंग टू ए क्रॉस बी होगा। लेकिन अगर ए बी बिलोंगिंग टू ए लिखा हुआ है, ए और बी बिलोंगिंग टू ए लिखा हुआ है तो ए क्रॉस ए का एक एलिमेंट ए बी भी होगा, यानी ऑर्डर्ड पेयर ए बी भी ए क्रॉस ए का होगा। और इस स्थिति में ए बी बिलोंगिंग टू आर के लिए बी ए बिलोंगिंग टू आर हो जाता है। अगर प्रत्येक ए बी बिलोंगिंग टू आर के लिए अगर बी ए बिलोंगिंग टू आर हो जाता है तो ऐसा संबंध सममित संबंध यानी सिमेट्रिक रिलेशन है। और ए बी सी बिलोंगिंग टू ए के लिए ए बी बिलोंगिंग टू आर एंड बी सी बिलोंगिंग टू आर
देन AC बिलोंगिंग टू R है अगर, तो ये संबंध संक्रमक संबंध कहलाता है। और यदि R स्वतुल्य सममित तथा संक्रमक है तो R एक तुल्यता संबंध होगा। तुल्यता संबंध होगा, यानी R तुल्यता संबंध कब होगा? जब वो स्वतुल्य, सममित और संक्रमक तीनों है। स्वतुल्य कब होगा? उसका उसी से संबंध, A बिलोंगिंग टू R। सममित कब होगा? अगर AB बिलोंगिंग टू R है तो BA बिलोंगिंग टू R भी होना चाहिए। AB बिलोंगिंग टू R है, BC बिलोंगिंग टू R है, तो AC बिलोंगिंग टू R भी होना चाहिए। और जहां पर ये तीनों संबंध हैं वहां तुल्यता संबंध होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। और एक सवाल आपसे परीक्षा में इसका पूछा जाना है। अब इनको हम थोड़ा सा व्यवहारिक रूप से अगर समझना चाहें, अगर A बिलोंगिंग टू R की बात करें तो बराबर का संबंध है। बराबर का संबंध अगर हम संख्याओं के लिए देखें तो ये तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्वलिटी का रिलेशन। अगर नेचुरल नंबर हैं A और B, A और B ऐसे डिफाइन है कि A बराबर B फॉर ऑल AB बिलोंगिंग टू R। तो प्राकृतिक संख्याओं में अगर दो संख्याएं बराबर हैं तो वो संबंध इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, तुल्यता संबंध होगा। देखें अगर हम स्वतुल्य की बात करें अगर, तो कोई संख्या अपने आप के तो बराबर होती ही है। 4 हमेशा 4 के बराबर होगा, 40 हमेशा 40 के बराबर होगा, 9 हमेशा 9 के बराबर होगा, यानी ये स्वतुल्य संबंध है। और अगर हम बात करें कि A बराबर B है तो क्या इसको B बराबर A नहीं लिख सकते हैं? ये A R B लिखा है, ये B R A लिखा है, तो इस तरीके से ये सममित संबंध भी है। और अगर संक्रमक की बात करें, यानी 3 नंबर हैं A बराबर B एंड B बराबर C, तो निश्चित रूप से A बराबर C होगा, यानी ये संक्रमक भी है। और चूंकि स्वतुल्य है, सममित है, संक्रमक है, इसलिए ये तुल्यता संबंध। अब अगर हम अलग अलग इनकी परिभाषाएं देखें, स्वतुल्य बराबर का संबंध हो गया तो कोई संख्या अपने आप के बराबर होती है। दो रेखाएं ले लें, लंब का संबंध, दो लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन L है और एक लाइन M है। तो इनमें देखें हम कि कौन सा संबंध लागू होता है, तीनों लागू होता है या नहीं लागू। ये दो लाइन है L और M, L M पर लंब है, ये इनके बीच रिलेशन है। दो लाइनों यानी दो रेखाओं का संबंध L1 R L2 या L R M, L परपेंडिकुलर टू M। तो क्या कोई अपने आप पर लंब होती है? एक लाइन अपने आप के ऊपर लंब होती है? नहीं होती है, इसलिए ये स्वतुल्य नहीं है। लंब रेखाओं का संबंध स्वतुल्य नहीं है। अच्छा, अगर हम बात करें सममित की तो L M पर लंब है तो M भी तो L पर लंब है, माने दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब होती हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये सममित है। यानी सममित इसलिए है क्योंकि L1 L2 पर लंब है और L2 भी L1 पर लंब है, या हम ये कहें कि L M पर लंब है तो M भी L पर लंब है, इसलिए इनको हम सममित कह सकते हैं। अब अगर संक्रमक की बात करें तो 3 रेखाएं हो जाएंगी, L1 L2 L3। L1 लंब है L2 पर, L1 L2 पर लंब है और L2 L3 पर लंब है, तो L1 L3 क्या होंगे? लंबवत नहीं होंगे, समांतर होंगे, इसलिए ये संक्रमक भी होगा। यानी लंब का संबंध, दो रेखाओं के बीच लंब का संबंध केवल सिमेट्रिक रिलेशन है, ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव। केवल ये एक सममित संबंध है, ना तो स्वतुल्य है और ना संक्रमक है, क्योंकि यहाँ पर कोई रेखा अपने आप पर लंब नहीं होती है, इसलिए ये स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। एक रेखा दूसरे पर लंब है, इसका मतलब ये भी हुआ कि दूसरी रेखा भी पहले पर लंब है, अर्थात ये
सिमेट्रिक रिलेशन है, सममित संबंध है। एक रेखा दूसरे पर लंब है, दूसरी रेखा तीसरे पर लंब है, इसका मतलब होगा कि पहली और तीसरी रेखाएं परस्पर समांतर होंगी, इसलिए ये संक्रमक यानी ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। तो केवल सिमेट्रिक रिलेशन है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, यानी तुल्यता संबंध नहीं है। तुल्यता संबंध होने के लिए आवश्यक है कि स्वतुल्य, सममित और संक्रमक तीनों होना चाहिए। जब तक तीनों संबंध नहीं होंगे तब तक तुल्यता संबंध नहीं होगा। तुल्यता संबंध होने के लिए किसी संबंध का स्वतुल्य, सममित और संक्रमक होना आवश्यक है। इन तीनों के साथ ही तुल्यता संबंध की परिभाषा हो सकती है। तुल्यता संबंध तभी होगा जब कोई संबंध R स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रमक भी। अब बहुत से संबंध हैं जिनके बारे में पूछा जाता है कि ये स्वतुल्य हैं, सममित हैं, संक्रमक हैं कि नहीं है। जैसे अगर हम देखें कि A और B दो लोग हैं और A B का भाई है, तो A अगर B का भाई है तो क्या B भी A का भाई होगा? B A की बहन भी हो सकती है, तो ये सममित नहीं होगा। A B का भाई है और B C का भाई है, समझिएगा, A B का भाई है और B C का भाई है, तो A C का भाई नहीं होगा? होगा, संक्रमक संबंध, क्योंकि यहाँ C की कोई जरूरत नहीं है। C लड़की है या लड़का है इससे कोई लेना देना नहीं है। A B का भाई है माने A लड़का हुआ, और B C का भाई है माने B भी लड़का हुआ, तो A C का निश्चित रूप से भाई होगा, यानी ये संक्रमक संबंध। लेकिन ये सममित नहीं है, क्योंकि A B का भाई है तो जरूरी नहीं है कि B A का भाई। R वही संबंध होना चाहिए A B में, जो A B में संबंध है वही संबंध B C में है, और अगर वही संबंध A C में हो जाता है तो ये संक्रमक संबंध। तो इस तरीके से आपको ये संबंध आने चाहिए कि कब स्वतुल्य होते हैं, कब सममित होते हैं और कब संक्रमक होते हैं। जब तक आप स्वतुल्य, सममित और संक्रमक ढंग से नहीं समझ पाएंगे तब तक आप नहीं बता सकते हैं कि कोई संबंध जो परिभाषित है वो स्वतुल्य, सममित, संक्रमक है या नहीं है। और जब तक ये नहीं बता पाएंगे तब तक आप नहीं बता सकते हैं कि ये संबंध तुल्यता संबंध है अथवा नहीं है। एक एग्जाम्पल हम देखें, दिखाइए A बराबर, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, आपको कई जगह मिल जाएगा, में संबंध R 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 2 2 3 स्वतुल्य है, स्वतुल्य है किंतु सममित तथा संक्रमक नहीं। बहुत आसान है सिद्ध करना, लेकिन लोगों को कठिन लगता है। पहली बात तो A क्या दिया है, 1 2 3। अगर आप A क्रॉस A निकालेंगे तो 9 एलिमेंट आएंगे, 1 1 2 2 3 3 1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2 3 3 हो चुका है, तो ये 9 एलिमेंट आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो R है आपका 1 1 2 2 3 3 1 2 2 कितने दिए हुए, ये आपके पास 5 एलिमेंट दिए हैं। अब यहाँ आप लिखेंगे कि 1 1 बिलोंगिंग टू R, 2 2 बिलोंगिंग टू R, 3 3 बिलोंगिंग टू, इसलिए R स्वतुल्य होगा। A में कितने एलिमेंट हैं, 3, तो 3 का सेम अवयव का सेम के साथ जो संबंध है वो यहाँ पर R में बिलोंग करता है, इसलिए ये एक स्वतुल्य संबंध है। 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, ये तीनों R के अवयव हैं, इसलिए R स्वतुल्य संबंध है। अब अगर हम यहाँ देखें तो 1 2 बिलोंगिंग टू R, किंतु 2 1 नॉट बिलोंगिंग टू R, AB belonging to R and BA not belonging to R, इसलिए R सममित
सममित नहीं होगा। और तीसरी बात संक्रमक की करें तो 1 2 बिलोंगिंग टू R एंड 2 3 बिलोंगिंग टू R। देखिए 1 2 भी है 2 3 भी है, लेकिन क्या 1 3 भी है? 1 3 नॉट बिलोंगिंग टू R, इसलिए R संक्रमक भी नहीं है। तो R स्वतुल्य तो है लेकिन ना तो सममित है और ना संक्रमक है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये तुल्यता संबंध भी नहीं होगा। हालांकि इसमें पूछा नहीं जा रहा है, इसमें केवल इतना पूछा गया है कि क्या R स्वतुल्य सममित और संक्रमक है। तो R स्वतुल्य तो है लेकिन सममित और संक्रमक नहीं है। स्वतुल्य क्यों है? क्योंकि 1 1 2 2 3 3 बिलोंगिंग टू R। सममित क्यों नहीं है? क्योंकि 1 2 बिलोंगिंग टू R है, 2 1 बिलोंगिंग टू R नहीं है। 2 3 बिलोंगिंग टू R है, 3 2 बिलोंगिंग टू R नहीं है। और संक्रमक क्यों नहीं है? क्योंकि 1 2 बिलोंगिंग टू R है, 2 3 बिलोंगिंग टू R है, लेकिन 1 3 बिलोंगिंग टू R नहीं है। संक्रमक का यही संबंध होता है, ये एलिमेंट सेम होना चाहिए और फिर इनको हटाने के बाद ये अवयव भी इसमें मिलना चाहिए। तो चूंकि ये इसमें लागू नहीं हो रहा है, इसलिए R स्वतुल्य तो है लेकिन सममित और संक्रमक नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। अब इसी सवाल में कभी कभी डोमेन और रेंज पूछ लेता है कि इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। तो जो पहला एलिमेंट होता है वो डोमेन कहलाता है और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो रेंज कहलाता है। पहला एलिमेंट क्या है? 1 2 3, तो 1 2 3 इसका डोमेन हो जाएगा और सेकंड एलिमेंट भी 1 2 3 है, इसलिए रेंज भी 1 2 3 ही होगा। यानी डोमेन क्या होगा? 1 2 3, ये डोमेन हो जाएगा। और रेंज अगर पूछा जाए तो वो भी 1 2 3 होगा और कोडोमेन जो होता है वो यही होता है, ए जिस सेट की बात होती है वो भी 1 2 3 हो जाएगा। यानी ये सब ए हो जाएगा। जो दिया गया समुच्चय है वही इसका कोडोमेन, डोमेन और रेंज तीनों वही हो जाएंगे। इसमें से एक सवाल आपको परीक्षा में निश्चित रूप से मिलना है और इसकी आप अच्छी तैयारी करेंगे, नहीं तो आपके लिए बहुत समस्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें। एक प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, सिद्ध कीजिए n गुणे n, n माने नेचुरल नंबर पर संबंध r, जबकि r क्या है? इस प्रकार से परिभाषित है ABRCD, दिस इंप्लाइज AB बराबर BC। ये है और हमको दिखाना है कि R तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध क्या होता है आपको बताया गया। तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए हमको दिखाना होता है कि स्वतुल्य है, सममित है और संक्रमक है। तो सबसे पहले स्वतुल्य संबंध की बात करें। R क्या है? यहाँ लिख लेंगे ABRCD implies that AD बराबर BC। AD बराबर BC, पहले और चौथे का गुणनफल दूसरे और तीसरे के गुणनफल के बराबर। स्वतुल्य क्या होता है? उसी का उसी से संबंध, जो यहाँ होता है वही R के बाद होता है। तो इसके अनुसार क्या होगा? पहले और चौथे का गुणनफल A गुणे B दूसरे और तीसरे के गुणनफल के बराबर होगा। पहला A है, चौथा B है, A गुणे B बराबर होगा दूसरे और तीसरे के BA के, जो सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि AB क्या है? नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर पर मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो क्रम विनिमय नियम लागू होता है। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर। मल्टीप्लिकेशन यानी प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल पर क्रम विनिमय नियम लागू होता है। AB बराबर BA सत्य होगा, इसलिए R स्वतुल्य है। इसलिए R रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, R स्वतुल्य संबंध होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर ये जो AB यानी AB का AB से संबंध सत्य है, लागू हो रहा है।
और दूसरी बात क्या होती है, सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सममित संबंध क्या होगा, ए बी आर सी डी। ए बी आर सी डी की डिफिनेशन आपके पास है, क्या है, ए डी बराबर बी सी, लेकिन हमको क्या देखना है, बी सी आर ए डी देखना है, बी सी आर ए डी, बी सी नहीं, सी डी आर ए, सी डी आर ए। क्या होगा, पहले का चौथे से गुणा, सी बी बराबर डी बी। तो सी बी को हम बी सी भी लिख सकते हैं, क्रम विनिमय नियम लागू होता है, ऊपर बताया गया, प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, इसलिए सी बी को हम बी सी लिख सकते हैं और डी ए को ए डी भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से गुणनफल प्राकृतिक संख्याओं पर क्रम विनिमय नियम का पालन करता है और इसी को हम लिख सकते हैं ए डी बराबर बी सी, और दिस इंप्लाइज ए बी आर सी। तो ए बी आर सी डी है तो सी डी आर ए बी है, सी डी आर ए बी है तो ए बी आर सी डी है, यानी ए बी और सी डी का जो संबंध है वही संबंध सी डी और ए बी का है, इसलिए आर सममित है। और फिर तीसरी बात करते हैं, तीसरा संबंध संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध क्या है, ए बी आर सी डी क्या होता है, ए बी बराबर बी सी दिया है। एक तीसरा आप क्रमिक युग्म ले लेंगे ई एफ, वो क्या होगा, सी डी आर ई एफ। अब कुछ लोगों को लगता है कि चौथा कहां से प्रकट हो गया, ये तीसरा एलिमेंट है, दो हैं यहां पर, ए बी सी डी बिलोंगिंग टू एन था, ई एफ भी एक प्राकृतिक संख्या ही है, तो सी डी आर ई एफ क्या होगा, सी एफ पहला गुणे चौथा, पहला गुणे चौथा सी एफ बराबर डी, ये हो। अब हम यहां लिखें ए बी आर सी डी एंड सी डी आर ई एफ, दिस इंप्लाइज ए डी बराबर बी सी एंड सी एफ बराबर डी ई। और चूंकि इनका जो ये गुणन पर लागू हो रहा है, ये दोनों पद बराबर हैं, तो एल एच एस को एल एच एस में और आर एच एस को आर एच एस में हम गुणा कर सकते हैं। और जब एल एच एस को एल एच एस में और आर एच एस को आर एच एस में गुणा करेंगे तो हमको जो मिलेगा वो क्या होगा, ए बी सी एफ बराबर बी सी इंटू, और यहाँ से आप बी सी काट सकते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ए एफ बराबर बी, और इसी को हम लिख सकते हैं पहला गुणे चौथा बराबर दूसरा गुणे तीसरा। पहला चौथा दूसरा तीसरा, यही संबंध। तो ए बी और सी डी में जो संबंध था वही संबंध सी डी और ई एफ में था, और वही संबंध ए बी और ई एफ में प्राप्त हो जाता है, इसलिए ये एक तुल्यता संबंध भी हो जाएगा क्योंकि संक्रमक भी, इसलिए आर संक्रमक और आर स्वतुल्य सममित तथा संक्रमक है, संक्रमक है, अतः आर तुल्यता संबंध। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि आर एक तुल्यता संबंध है, सिद्ध कीजिए। तो ये आपको पूरा करना पड़ेगा। यहीं पर एक सवाल और बनता है जो थोड़ा सा अलग होगा, उसको आपको करना है, बिल्कुल इसी तरीके से है, लेकिन वहाँ पर जैसे यहाँ पर ए डी बराबर बी सी दिया था वैसे ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी। तो जब यहाँ पर ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी हो जाएगा तो आप यहाँ करेंगे ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, यानी जैसे गुणा पर क्रम विनिमय नियम लागू होता था वैसे योग पर भी, प्राकृतिक संख्याओं में योग पर भी क्रम विनिमय नियम लागू होता है, इसलिए ये सत्य हो जाएगा। अब जब आप, यानी आर स्वतुल्य हो गया। जब आप सममित की बात करेंगे तो यहाँ c प्लस बी बराबर d प्लस ए होगा, c प्लस बी को हम
बी प्लस सी भी लिख सकते हैं, बी प्लस ए को ए प्लस डी भी लिख सकते हैं, और फिर हो जाएगा ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी, यानी ए बी बराबर ए बी आर सी डी भी लागू होगा, सी डी आर ए बी है, ए बी आर सी डी भी लागू होगा, तो आर सम्मित हो जाएगा। और फिर इसी प्रकार से जब संक्रमक की बात करेंगे तो ए बी आर सी डी, ए डी यानी ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी हुआ, सी डी आर ई एफ यानी सी प्लस एफ बराबर डी प्लस ई हुआ, तो आपके पास ए बी आर सी डी एंड सी डी आर ई एफ, यहाँ पर जो गुणा है वो प्लस होगा, प्लस वाला सवाल करेंगे तो ये प्लस होगा। अब जब हम इनको जोड़ेंगे तो फिर सी डी कट जाएगा, और सी डी कटेगा तो आपके पास ए प्लस एफ बराबर बी प्लस ई आ जाएगा, यानी ए बी बराबर ए बी आर ई एफ हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आर संक्रमक भी हो जाएगा। अब आर चूंकि स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रमक है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आप करेंगे, ये करेंगे तो आपका अभ्यास भी हो जाएगा इस तरीके के प्रश्न करने का। और इसी प्रकार से सर्वांग समता पर भी सवाल बन रहा है कि अगर त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज हैं, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2, और ये एक दूसरे के सर्वांगसम हैं, तो दिखाइए कि क्या ये स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक होंगे। तो चूंकि कोई सर्वांगसम त्रिभुज की बात करें तो वो अपने आप के सर्वांगसम होता ही है। सर्वांगसम माने जिसकी छेहों संगत जो भाग हैं वो बराबर हो, त्रिभुज के तीनों कोण संगत कोणों के बराबर हो, तीनों भुजाएं संगत भुजाओं के बराबर हो, तो कोई त्रिभुज अपने आप के सर्वांगसम होता ही है, इसलिए स्वतुल्य होगा। और अगर T1 T2 के सर्वांगसम है तो निश्चित रूप से T2 भी T1 के सर्वांगसम होगा, अर्थात वो सम्मित भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा। और तीसरी बात करें अगर हम कि संक्रमक कैसे होगा, तो T1 T2 के सर्वांगसम है, T2 T3 के सर्वांगसम है, तो निश्चित रूप से T1 भी T3 के सर्वांगसम होगा। और इस प्रकार से ये स्वतुल्य हो जाता है, सम्मित हो जाता है और संक्रमक हो जाता है, तो ये तुल्यता संबंध। ऐसे विभाज्यता का संबंध देखा जा सकता है। बहुत सारे प्रश्न आपकी एक्सरसाइज में दिए हैं, 1.1 एक्सरसाइज आपकी इसी पर आधारित है। आपको तुल्यता संबंध के सवाल मिलेंगे, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक सिद्ध करने वाले सवाल मिलेंगे। कौन स्वतुल्य है, सम्मित है लेकिन संक्रमक नहीं है, स्वतुल्य है, सम्मित और संक्रमक नहीं है, सम्मित है लेकिन स्वतुल्य और संक्रमक नहीं है। हमने प्रयास किया है कि आपको सभी तरीके का प्रश्न बताएं। डोमेन रेंज आप जान गए हैं, डोमेन रेंज और कोडोमेन अगर आप जान गए हैं तो आगे आपको विभिन्न प्रकार के फलन पढ़ने हैं। फलन के प्रकार के कौन कौन से होते हैं, यानी मैपिंग आपको पढ़नी है, और वहाँ से भी एक प्रश्न आपको परीक्षा में मिल सकता है। अगले सेशन में हम उसकी चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको क्लियर कराएंगे, पूरा कंटेंट अवेलेबल कराएंगे आपके सिलेबस का। अगर आपने हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उनका बेहतर लाभ लेकर अपने परीक्षा की, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकें और अच्छा नंबर आप स्कोर कर सकें। आज का जो सेशन था वो बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर एक सवाल परीक्षा में पूछा भी जाता है, आप इसको कंप्लीट करेंगे। प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है, गणित बहुत आसान है लेकिन बिना अभ्यास के नहीं हो सकता। तो चैनल पर हमारे बने रहिए, आपको हम प्रैक्टिस भी कराएंगे, कुछ क्वेश्चन हम इस तरीके के बताएंगे जिनका आप अभ्यास कर सकते हैं। आज हमने जो सवाल बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये प्रश्न जो यहाँ लिखा हुआ है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। और इसी तरीके का जो इसके पहले वाला प्रश्न था जो हमने यहाँ किया, सॉल्व किया, वो भी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल पर बने रहिए, वीडियो को पूरा देखकर अपना आप सिलेबस कंप्लीट करें और वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। जहां भी आप सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं वहां आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।